बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। शुक्रिया शहबाज शरीफ। ये शुक्रिया से आपको याद आएगा कि एक पहले भी शुक्रिया होता रहा है बड़े बड़े बोर्ड्स पर, दीवारों पर, पोस्टर्स पर, बैनर्स पर, स्टीमर्स पर, और वो था शुक्रिया राहील शरीफ। तो अब मैं शुक्रिया शहबाज शरीफ क्यों कर रहा हूं। और राहील शरीफ से याद आया कि अगर वजीर आजम हाउस को आर्मी चीफ के इस्तीफे की खबर मिले तो उसका क्या रिएक्शन होता है और क्या हालात होते हैं और ये क्या कहानी है, ये तो तफसील में आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि सब खामोश हो जाए, कोई नहीं बोल सकेगा, कोई सियासत नहीं कर सकेगा। नया कानून आ गया है और वो नया कानून क्या है? वो है आर्मी एक्ट में तरमीम। तो जनाब आज सेनेट में आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया गया और तरामीम हो गई हैं। वैसे तो सेनेट और कौमी असम्बली का यही काम होता है कि वहां कवानीन बनते हैं, उनमें तरामीम होती हैं, कुछ पुराने कैंसिल हो जाते हैं, कुछ नहीं आ जाती, ये सारी चीजें कानून साजी काम है ईवान का, पार्लियामेंट का। लेकिन खैर हमारे यहाँ तो बात ही और होती है। और नया कानून से आपको पुराना एक लतीफ़ा भी याद होगा, वो कोचवान वाला, मंगू कोचवान था शायद, कि जब नया कानून आया था तो उसका ख्याल था कि शायद ये उसकी भलाई के लिए और उसकी बेहतरी के लिए आया, लेकिन अंग्रेज़ का दौर था, फिर उसको कुट शुट पड़ी, तो फिर उसको एहसास हो गया था कि कानून कैसे होता है। तो अब जो कानून आया है वो नज़र आ रहा था कि ये कानून आना है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा लिबर्टी लेते हुए, कुछ लोग क्या सीधी सी बात करते हैं, पीटीआई ने जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था, जो एक गदर मचाया हुआ था, जो बदतमीजी और वाहियाती का एक तूफान खड़ा किया हुआ था, उसका यह नतीजा निकलना ही निकलना था। आर्मी चीफ हो, डीजीआईएसआई हो, कोर कमांडर्स हो, जनरल दीगर हो, जनरल सती वाला जनरल सरफराज वाला केस याद है ना, हेलीकॉप्टर जो गिरा था। अच्छा, वो सेक्टर कमांडर्स हो, वो डीजीसी हो, जो कुछ उन्होंने कर दिया है, उसके बाद इस तरह की चीजें होनी ही थी, ये बड़ा नेचुरल सी बात थी। लेकिन बहरहाल उसमें मेन एम्फेसिस जो है वो है सियासत में हिस्सा लेना, कि सियासत में कब तक हिस्सा ले सकते हैं। वो 3 साल की बजाय जो हसास पोजीशंस पर लोग रहे हैं वो 5 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। और कोई भी खबर जो रिवील करना है फौज के हवाले से, जो फौज के इमेज को या फौज के मुफादात को नुकसान पहुंचा सकती है, उस पर भी सजाएं होंगी। और वो सिर्फ कोई भी खबर जो रिलीज करनी है वो आर्मी चीफ या मुतलका जो ऑफिसर है सीनियर, उसकी मंजूरी से होनी है, उसके बगैर नहीं होनी। अच्छा, उसमें अभी मजीद तफसीलात तो आएंगी, लेकिन ये जो लोग हैं, आदिल राजा जैसे लोग, शाहीन सहबाई जैसे लोग, उससे पहले यहाँ पर जो शहबाज गिल जो कुछ करते रहे हैं, ये सारे लोग अब इस शिकंजे में आएंगे। इनके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद। जनरल बाजवा ने इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू किया था वो मेतला साहब के साथ, और 3 किस्तें आने के बाद, जबकि अभी वो खुद इंटरव्यू करने वाले साहब का क्लेम ये था कि इतना सारा कंटेंट है कि पूरी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन बाजवा साहब को भी समझा दिया गया था और बाजवा साहब ने जाहिर है फिर उस सहाफ़ी से भी रिक्वेस्ट की और वो भी फिर मान गए थे। जाहिर मामला ऐसे हो तो फिर वो इंटरव्यू रुक गया था। फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी कुछ चीज़ें आती रही। कभी वो जावेद चौधरी साहब मैदान में आए, उन्होंने बाजवा साहब से अपने मोहब्बत भरी जो मुलाकातें थी उनकी तफसीलात देना शुरू की। तो ये सारा कुछ आ रहा था। अब मेरे ख्याल में इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आ जाएगी। इसी तरह वो जो लहराया था ना इमरान खान साहब ने साइफर, कि ये साइफर है, ये है वो साइफर, ये मुझे खत लिखा है, अमरीकियों ने खत लिखा है, मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की है, उन्होंने कहा है कि अपने वजीर आजम को हटा दो। और फिर अब कुछ दिन से बता रहे थे कि उन्होंने पैगाम असल में बाजवा को दिया था। अच्छा, वो एक अलग स्टोरी है जो उनकी बोंगी है कि अमेरिका के लोगों को सिर्फ एक रास्ता मिला था बाजवा तक, जनरल बाजवा तक पैगाम पहुंचाने के लिए, कि अपने सफ़ीर को कहें कि पाकिस्तानी सफ़ीर को मिले, फिर वो एक लेटर लिखे, वो वज़ीर आज़म को, वज़ारत ख़ारजा को, आर्मी चीफ को, सदर को, सब लोगों को चला जाए और उसमें कहा जाए कि साजिश करें जनाब। मतलब ये एक बोंगी अपनी जगह, लेकिन उस साइफर को लहराने में उनके जो समझदार दोस्त थे उन्होंने बता दिया था कि सर ये जो आपने लहराया है ना, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपके गले पड़ेगा। तो अब इमरान खान साहब शोर मचाते फिरते हैं कि वो जो मैंने लहराया था वो साइफर नहीं था। तो फिर वो समझ रहे हैं ना वो क्या था फिर। मतलब वो कुछ दोस्त तो बड़ा लिबर्टी ले लेते हैं।
मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है उस तरह की बातें करने की जो अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। खान साहब वो क्या था, वो जो आपने पूरा मार्च 2022 से 27 मार्च 2022 से पूरी कौम को एक टिकटिकी पर लटकाया हुआ है, उनके सरों पे एक तलवार लटकाई हुई है और एक ड्रामा बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश, वजीर आजम को धमकी, और वो सारा कुछ वो अब सब बैठ गया उसी तरह से। हाँ जी, उसी तरह से, ठीक है, वो खान साहब उसी तरह से बैठ गए हैं कि वो तो साइफर था ही नहीं। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो नया एक्ट मंजूर हो गया है, जो नई तरामीम मंजूर हो गई हैं, 2 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा, 5 साल की पाबंदी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई, अल्टीमेटली ये सारी बातें जाएंगी कि फौजी अदालतों में कार्रवाई हो सकेगी। तो जो हमारी अदालतें लटकाए जाती हैं मामलात को, और रिलीफ पे रिलीफ, अंधाधुंध रिलीफ, इमरान खान साहब के लिए हो या वो जो हैं हमारे साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब, उनके लिए हो, या और शहजादे जो उनके हैं, जितने भी साबिक जजेस की कहानियां जब सामने आती हैं और मौजूदा जजेस की जब ऑडियो सामने आती हैं तो पता चलता है कि कितने घिनौने किरदार हैं। मतलब वो जो इंसाफ के नाम पे जो उन्होंने ड्रामेबाजी की हुई है, जो लुटमार मचाई हुई है, वो क्या हो रही है, वो सारा कुछ हमारे सामने आता है। लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों पे हुकूमत ने भी कुछ करना था, तो उन्होंने फिलहाल तो ये कवानीन पास कर दिए हैं। इनका क्या इम्पैक्ट आएगा अगले चंद दिनों में? इमरान खान साहब की टोन, जो कि अगरचे ऑलरेडी बदल चुकी है, अब वो आर्मी चीफ के खिलाफ बात नहीं करते, कोई बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ बाजवा साहब को कर रहे हैं, और थोड़ा सा उन्होंने फैज हमीद को बीच में ले आए हैं, चूंकि चीफ जस्टिस का मामला है ना, अब उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो चेंज हो रहा है। आर्मी वो उसमें सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब तब्दील हो रहे हैं, उनकी जगह जो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, उनके खिलाफ चूंकि इमरान खान साहब ने रेफरेंस भेजा था, तो वो मुद्दा उन्होंने जब फैज हमीद पर डाल दिया कि वो तो उन्होंने भेजा था, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। जिस तरह वो मलिक रियाज को नहीं जानते, जिस तरह वो प्रॉब्ली शायद सीता वाइट को नहीं जानते होंगे, जिस तरह वो शायद टेरियान को ना जानते हो जो उनकी बेटी है, तो इसी तरह वो जानते ही नहीं, ना मलिक रियाज को जानते हैं, ना काजी फाइज ईसा को जानते हैं। ये कह रहे हैं वो हमारे चीफ जस्टिस हैं, ये फौज तो मेरी अपनी है, मैंने तो इदारों के खिलाफ कभी काम ही नहीं किया। इमरान खान साहब, अभी तो आपकी बहुत सारी बातें तब्दील होंगी। ये जो शुगल है ना, इस पे उन्होंने भी बड़ा मजेदार सा कमेंट्स दिए हैं। एतजाज एहसन साहब ने, जब उन्होंने पूछा ये क्या, उनका वो यू टर्न लेना तो उसका मशहूर है ना, इमरान खान का यू टर्न लेना, और मुल्जिम अपने बयानात बदल सकता है, अच्छा वकील भी कह सकता है उसको बदल ले, लेकिन झूठ बोल ले, वो सादिक और अमीन पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एतजाज एहसन साहब की भी मत मारी गई है जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे, वो कहते नहीं, सादिक और अमीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ बोल लें, अपना बयान बार बार बदल लें, यू टर्न ले लें, लेकिन सादिक और अमीन पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान साहब हैं, चूंकि वो भी उसी सोच है ना, वो जो वो जो चले पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको जो लफ्ज़ कहा जाता है, वो भी चूंकि उन्हीं में से हैं, तो बस ठीक है, वो करते रहे। लेकिन हुकूमत क्या करेगी, ये पास करने के साथ साथ जो मैंने शुक्रिया अदा किया था शहबाज शरीफ साहब का, शुक्रिया शहबाज शरीफ, जो मैंने कहा था जैसे शुक्रिया राहिल शरीफ चलता था, तो हजूर वाला हमारे वजीर आजम ने बिजली की कीमतें बढ़ाकर तकरीबन को 50 रुपए पर यूनिट पर ले गया। अच्छा, और जल्दी इतनी है कि वो इसी महीने से इंप्लीमेंट होंगे। मतलब देखिए ना, उनके हिसाब से नेकी के काम में देर किस बात की। तो अवाम को ज़िबा करना हो, अवाम की कुर्बानी देनी हो, तो उसमें देर नहीं लगानी चाहिए। वो बड़े तरीके से बताते कि बड़े दिल पे पत्थर रख के किया। हुजूर आपने अपने तो वो पत्थर ऐसे उठा के ना, वो इस तरह बड़े आराम से यूं रख लिया होगा, आपने ये भारी पत्थर हमारे सरों पर मार दिया है, जोर से मारा है। मतलब आप सोचते ही नहीं है कि एक आम आदमी ने जिसने बिल पे करना है उस पर क्या गुजरेगी, वो कैसे पे करेगा। आपने तो पे नहीं ना करना, वज़ीर आज़म साहब ने क्यों पे करना है। अच्छा, वो जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े जजेस हैं, उनको क्या मसला है, उनके तो ढेरों यूनिट्स हैं, हजारों यूनिट्स जो हैं वो फ्री हैं, लेकिन 200 यूनिट से ऊपर वाले की उन्होंने ऐसी की तैसी फेर दिया। 200 यूनिट में 2 पंखे और 2 बल्ब नहीं चलते, उसमें 200 यूनिट क्रॉस हो जाएगा। तो वो सब लोग, उनके ख्याल में चूंकि बड़े अमीर लोग हैं जिनके घर में 2 बिजली के बल्ब और 2 पंखे चलते हैं, तो उनकी ऐसी की तैसी फेरें, उनसे कुर्बानी लें, उनको ज़िबा कर दें, उनका तेल निकाल लें। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं कि हमने बड़ा मुश्किल से, और मुश्किल आपको किस बात की मुश्किल है। आपने तो दांत निकालते हुए, आपस में बैठ के गप्पे लगाते हुए, कौम के पैसे उड़ाते हुए कि वो 2.5-3 अरब रुपए की गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नए जिम खाना बन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ऐसे जो आपके वो हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको सब्सिडीज दी जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, $3 अरब लेकर लोगों को मुफ्त में विदाउट एनी इंटरेस्ट या मिनिमम इंटरेस्ट पे 2-3% पे देके, और वो 20-20%, 17-17% उन्होंने बैंकों से लिया, वो लुटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अवाम ना बच जाए, उनको उनका तेल निकालना जरूरी है, उनकी गर्दन पे छुरी फेरना जरूरी है, उनसे कुर्बानी लेना बहुत जरूरी है। तो फिर मैं यही कह सकूंगा, क्योंकि वो जो शुक्रिया राहिल शरीफ कहते थे वो भी जबरदस्ती था ना, हमारे सरों पे डंडा रख के, गन रख के वो शुक्रिया राहिल शरीफ जैसे कराया जाता था, ऐसे अब शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया, ठीक है, बहुत अच्छा, बड़ा कमाल किया जनाब। और यही वाले लोग जिन्होंने ये सारा कुछ किया, ये आगे साथ हमारे कंटिन्यू करेंगे, ताकि निगरान हुकूमत में कोई इधर उधर ना हो जाए, ये अवाम पे जो गले पे छुरी फेरनी थी वो कहीं रुक ना जाए या वो स्लो ना हो जाए, तो वो यही लोग कंटिन्यू करेंगे साथ। और उसके बाद फिर नई हुकूमत आ जाएगी, वो चाहे 3 महीने बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे 2 साल बाद आए, अवाम ने कुर्बानी देनी है। तो हमारे पास चूंकि ऑप्शन कोई नहीं है हजूर, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम इमरान खान की तरह आकर आपके घरों पर और आपकी तनसीबात पर हमले नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने शुक्रिया अदा करना है, तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन खैर उससे हमलों से याद आया, चूँकि आर्मी की तनसीबात पर हमले हुए थे, तो आर्मी चीफ अगर इस्तीफ़ा दे दे तो क्या होता है। ये आज ट्रिब्यून ने खबर शाया की है कि अक्टूबर 2021 की बात थी, जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म हाउस में फ़ोन किया, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, जो अब तोते की तरह बोलेंगे, वो वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं, उन्होंने फ़ोन सुनकर उन्होंने कहा नहीं जी प्राइम मिनिस्टर साहब तो बिज़ी हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्हें बता दें, वज़ीर आज़म को बता दें कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो ये सुनते ही फिर तो वो कहते ना, ऐसे वो बम गिर जाना उन पर, वो सूरत हाल थी। और फिर दौड़े लगी, फिर बड़े बड़े अफसरान मिले, कोर कमांडर्स मिले, सब मिले, उन्होंने अच्छा कमाल देखें कितने समझदार थे, उन्होंने सबसे पहले फैज़ हमीद को बताया कि बॉस इस्तीफ़ा देने लगा है, मतलब वो नेक्सस देखें वज़ीर आज़म का DGISI के साथ। तो वहाँ से बात चली, फिर उन्हें बिठाया गया, बातचीत हुई। मसला क्या था, उन्होंने असल मसला उससे पहले से शुरू हो चुका था, वो हुआ था मार्च में, जब इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, जब उनका वज़ीर ख़जाना हार गया था सेनेट में, तो फिर उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे लिया था ये आप सबको याद होगा, कि जब आमिर लियाकत साहब ने कहा था कि हम आए नहीं हैं, हमें लाया गया है। जब वो इतला थी कि ISI वाले इतला दे रहे थे कि जनाब वो गुलाम बीबी भरवाना चल पड़ी हैं, उनकी गाड़ी आगे जा रही है, हम उनके पीछे जा रहे हैं, ऐसे MNAs के ये सारी स्टोरीज हो रही थी। फैज़ हमीद साहब सारा कर रहे थे ना, उन्होंने लोगों को अरेंज किया, बुलाया, वोट दिलवाया और वो हो गए। तो आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म से मिलकर बताया था कि अब हमारा मज़ीद पॉलिटिक्स में रोल नहीं होगा, अब हम आपके पैम्पर्स मज़ीद तब्दील नहीं कर सकते, अब आप अपने पैम्पर्स खुद बदला करें, अब आप बड़े हो गए, बल्कि पैम्पर छोड़ दें। तो उन्होंने ये मतलब ये था, मतलब उन्होंने पैम्पर का जिक्र नहीं किया, लेकिन चूंकि परवेज़ इलाही साहब ने ये स्टोरी सुनाई हुई है, मतलब ये टर्म्स इस्तेमाल किए पैम्पर्स की तब्दीली की, तो मैं वो मतलब वही था ना कि यार अब बड़े हो जाओ, हम आपको नहीं चला सकते कि आप हर काम आपका हमने करना है, हमने फैसला कर लिया, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और ये नहीं करेंगे। और फिर अक्टूबर में जब उन्होंने बताया कि हम आर्मी चीफ वो DGISI को बदल रहे हैं, उसी वक्त हो गया था, वज़ीर आज़म ने टाइम मांगा, अच्छा थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे। फिर उन्हें बताया गया कि अगर आपने फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनवाना है तो बड़ा ज़रूरी है कि एक दफ़ा वो कोर को कमान कर लें, तो यहाँ से निकलेंगे तो कोर कमान करेंगे ना, और उस वक्त तक वो रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा बाजवा साहब के, तो वो उन्हें टाइम वो पूरा हो जाएगा, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, वो कर लें। उन्होंने नहीं मजीद टाइम मांगा, उस पर बाजवा साहब नाराज़ थे, वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे वज़ीर आज़म, तो उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी। और वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो अब खड़े होकर बड़के मारते हैं कि मुझे तो जून से पता था कि ये साजिश कर रहे हैं बाजवा साहब, और करप्ट बाजवा को वो करप्ट कहते हैं अब। अच्छा, उस वक्त अब्बू जी कहते थे, इमरान खान साहब कहते थे आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है, उस वक्त वो उनके अब्बू जी थे, अब वो उनके अब्बू जी करप्ट हो चुके हैं। इसमें वो एक लतीफ़ा भी है कि पुलिस स्टेशन पे जब वो कंप्लेंट गई थी तो कंप्लेनेंट से उन्होंने पूछा कि आपको कब पता चला कि ये फ्रॉड हुआ आपके साथ, चले इन्वर्टेड कॉमर्स में, उन्होंने कहा जब चेक बाउंस हुआ तो फ्रॉड का हमें पता चला। तो खान साहब को भी वो जो अब्बू जी थे वो कब करप्ट थे वो तब पता चला जब अब्बू जी ने लात मार के उनको निकालने का प्लान किया। तो अब वो रोते हैं, और उस वक्त जब बाजवा साहब इस्तीफा दे रहे थे तो इस्तीफा ले लेते, क्योंकि उससे पहले से उन्हें पता था कि जनरल बाजवा तो शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें करते हैं और वो उनके खिलाफ कर रहे थे, साजिश कर रहे थे।
और फिर उनके पास तो मौकलात भी थे, उन्हीं से पूछ लेते यार। एक बड़ा मौकल तो फैज हमीद उनके पास था ना, तो उनसे पूछ लेते और इस्तीफा मंजूर कर लेते। तब तो तरले मिनते करके उनको कंटिन्यू करा लिया। खैर वो फिर फौज ने अनाउंस कर दिया कि जनाब DGISI नया कौन होगा, उस पर फिर उनकी तरफ से आ गया कि नहीं जी ये तो वजीर आजम का इख्तियार है, वजीर आजम डिसाइड करेंगे। जिस पे बाजवा साहब को गुस्सा था, नाराजगी के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की धमकी दी, धमकी काम कर गई। इमरान खान साहब लेट गए, थोड़ा सा टाइम मांगा, फिर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे दिखाने के लिए हमें याद है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल्स के इंटरव्यू उन्होंने किए और उसमें से फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो आर्मी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था जनरल नदीम अंजुम को, वो फिर DGISI बन गए। अच्छा, ये इमरान खान साहब की बदकिस्मती कि वो जिस का रास्ता रोकना चाह रहे थे इक़्तिदार में आने के बाद, वो किसी का नहीं रोक सके। उन्होंने जनरल नदीम अंजुम का रास्ता रोकने की कोशिश की, वो नहीं रोक सके। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने की कोशिश की, वो उनका रास्ता नहीं रोक सके। और हाँ, खुद उन्हें रास्ता जब दिखा दिया गया तो वो मजबूरन उस रास्ते पर चल पड़े, बाहर निकले थे। खैर वो उस वक्त तो बाहर निकाला गया था उन्हें ऐवान इक़्तिदार से, लेकिन वो फिर गलत रास्ते पर चल पड़े और वो गलत रास्ता उनके अलावा भी बहुत से लोगों को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान का गलत रास्ता जो है वो बहुत से लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिसमें फौजी अफसरान भी होंगे, वो जनरल बाजवा भी होंगे, वो फैज़ हमीद भी होंगे और दीगर भी होंगे। कुछ भुगत रहे हैं, कुछ भुगत चुके हैं और कुछ और भुगतेंगे। और उसमें नॉन फौजी अफसरान भी बहुत सारे लोग शामिल होंगे जो अभी जेलों में भी हैं और कुछ भागे हुए हैं, कुछ मफरूर हैं, बैठ के ट्वीट्स कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से पैगाम दिलवा रहे होते हैं, वो सब भुगतेंगे। और इमरान खान साहब का वो बयानिया और 9 मई के बाद के वाक़यात, वो सब हमें एक ऐसी वो मोड़ पर ले आए हैं जहां से अब किसी के लिए भी कोई डिफरेंट रास्ता इख्तियार करने की ऑप्शंस ख़त्म हो गई हैं। वो सब रास्ते एक ही बंद गली की तरफ जा रहे हैं और उस सब का जिम्मेदार एक शख्स है, वो है इमरान खान। लेकिन वो एक शख्स नहीं है, असल जिम्मेदार है वो जो उसको लेकर आए थे। वो जो 24,000 अरब रुपए का कर्जा इमरान खान के दौर में हम पर चढ़ा है, वो आज हम भुगत रहे हैं, जिसके लिए मैं शुक्रिया शहबाज शरीफ कह रहा हूँ। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ उस सारे प्लान के जो जिम्मेदार लोग थे, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और बाकी जो लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब फिर गालियाँ आपको पड़ेंगी, या जो असल मुजरिम है, आइडेंटिफाइड लोग हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो खैर याद नहीं होगा, लेकिन वो चूँकि रिकॉर्ड पर है, हमने तो जब उनसे मीटिंग में यही सवाल पूछा था कि सर अब क्या करना है और जो जिम्मेदार हैं क्या उनका एहतसाब करना है। ये उस वक्त पूछा था जब वो भी ताज़ा आए थे और अब वो ताज़ा वापस जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर तारीख में यही लिखा जाएगा कि जिम्मेदार शहबाज शरीफ थे। या उनको सजा दें या फिर खुद जिम्मेदारी कबूल करें। और ये जो हम लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है, हमारी मजबूरी है, ये हम कुर्बानी नहीं दे रहे, ये हमें ज़िबा किया जा रहा है, कुर्बानी नहीं है ये। ठीक है, कुर्बानी वो होती है जो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने जज्बे से इंसान देता है। हम तो मजबूर हैं। तो दुआ यही है कि शायद हमारे सिस्टम में कोई तब्दीली आए और कोई ऐसी टीम ऊपर आ जाए, कोई ऐसे हुक्मरान ऊपर आ जाए जिन्हें अवाम का भी ख्याल हो। वो सिर्फ अवाम से कुर्बानी ना मांगे, बल्कि अवाम की फलाह बहबूद, उनकी सहूलत और उनकी आसानी के लिए भी काम कर सकें। शुक्रिया।